बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात में आज हम माहौल का मुताला करेंगे और अमल इर्तिका के बारे में जानेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। अमल इर्तिका ये मौजू बहुत अहम है और दिलचस्प भी। हमने मुख्तलिफ तस्वीर की मदद से सबक को आसान और असरअंगेज़ बनाकर पेश करने की कोशिश की है। अमल इर्तिका किसे कहते हैं, जानवरों के इर्तिका के मराहिल कौन कौन से हैं, इंसान नुमा बंदर यानी क्या, इन तमाम सवालात के जवाबात इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप भी मौजू के मुतालिक अगर कोई मालूमात रखते हो तो इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का सबक नंबर 4, अमल इर्तिका। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एवोल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। सबक नंबर 3 यानी ज़मीन पर के जानदार में हम ज़मीन की पैदाइश, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश और ज़मीन पर जानवरों की दुनिया के मुतालिक बहुत कुछ मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के इस सेशन में अमल इर्तिका के तहत जिन बातों के मुतालिक हम जानेंगे उनसे मुतालिक अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इर्तिका का मफ़हूम समझेंगे, फिर जानवरों के इर्तिका के मराहिल को जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में इंसान नुमा बंदर के मुतालिक जानेंगे। सबसे पहले हम नज़रिया इर्तिका को समझेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इर्तिका के मफ़हूम को जानें। सबसे पहले इर्तिका का मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। इर्तिका का आम मफ़हूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। अब देखें, यहाँ दो बातें हैं, मुसलसल तब्दीली और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली। धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली को इस मिसाल से हम समझते हैं। ज़रा गौर कीजिए, आप जब अव्वल जमात में थे उस वक्त कैसे दिखते थे और आज आप पंजुम जमात में हैं, कुछ फ़र्क महसूस हुआ आपको? बिल्कुल, आपके कद में, वज़न में, जिस्मानी साख्त में बहुत तब्दीली हुई है। मगर जो वालिदैन आपके साथ रहते हैं, आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं, इस तब्दीली को वो रोज़ाना महसूस नहीं करते, मगर वो अजीज़ और रिश्तेदार जो काफ़ी दिनों बाद आपको देखते हैं वो फ़ौरन ही नोटिस कर लेते हैं और अक्सर ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि अरे कितने बड़े हो गए हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों बाद आपको देखा, तो आप में होने वाली तब्दीली को उन्होंने फ़ौरन महसूस कर लिया। मगर हमारे वालिदैन और हमारे घर में जो हमारे भाई बहन वगैरह रहते हैं वो तो रोज़ाना हमें देखते हैं, तो इतनी धीमी रफ्तार से हमें ये तब्दीली होती है कि वो इसे महसूस नहीं कर पाते। और आज हम बात कर रहे हैं ज़मीन की पैदाइश के बाद जानदारों में होने वाली ये तब्दीली जो मुसलसल हुई, धीमी रफ्तार से हुई।
इसे हम इर्तिका कहते हैं। तो इर्तिका का आम मफहूम है मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली। इर्तिका के मफहूम को समझने के बाद आइए अब नजरिया इर्तिका को समझने की कोशिश करते हैं। जानदार अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों से जुड़े रहने और अपने वजूद को बाकी रखने की कोशिश करते हैं। उनमें से किसी खास नौ या किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाक़े होती है। बहुत ज़माने के बाद ये तब्दीली उसी नौ यानी किस्म के जानवरों की अगली नस्ल में मौरूसी तौर पर मुंतकिल हो जाती है। इस तरह असल नौ से कुछ मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाली एक नई किस्म वजूद में आती है और ये नई किस्म अपनी असल से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि असल नौए हयात से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती हैं। इर्तिका का नज़रिया पहली मर्तबा वाज़ेह तौर पर जिस साइंसदान ने पेश किया वो साइंसदान चार्ल्स डार्विन है। तो आइए चार्ल्स डार्विन के पेश करदा नज़रिया इर्तिका को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ज़ी हयात की जो किस्में बदलते हुए माहौलियात से मुताबिकत रखने की सलाहियत रखती हैं वो कायम रहती हैं और जो किस्में ऐसा नहीं कर पाती वो नीस्त नाबूद हो जाती हैं। अब डायनासोर की मिसाल ले लीजिए। पहले ज़मीन पर डायनासोर ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों की कई देवकामत किस्में मौजूद थीं। ऐसा बयान किया जाता है कि ये किस्में अचानक नीस्तो नाबूद हो गईं। अचानक कोई कुदरती आफत आई होगी या माहौल में अचानक तब्दीली हुई होगी जिसकी वजह से ही डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गईं। अभी आपने देखा कि परों वाले डायनासोर के हजरी नक़ूश के बाक़ियात मिले हैं। डायनासोर के हजरी नक़ूश और ढांचों की मदद से उनकी बाज़ किस्मों में आए तग़य्युर और तरक्की को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। समझा जाता है कि दो पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की बाज़ किस्मों में तग़य्युर और तरक्की हुई और इस तरह बाज़ परिंदों की तख्लीक हुई। हम उम्मीद करते हैं कि नज़रिया इर्तिका को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मौजूदा दौर में इस नज़रिए पर मबनी बहुत सारी फिल्में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। आइए अब हम जानवरों के इर्तिका के मराहिल को समझने की कोशिश करते हैं। जानवरों के इर्तिका के मराहिल। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ किस्म के यख़-क़ल्बी जानदार पैदा हुए। प्रोटोज़ोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यख़-क़ल्बी जानदार से धीरे धीरे कसीर क़ल्बी जानदार पैदा हुए। खलिए से क्या मुराद है? अंग्रेज़ी में इन्हें हम सेल्स कहते हैं। ये सेल्स दरअसल जानदारों के जिस्म में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं। जिस तरह इमारत या मकान की तामीर में ईंटों और ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, इसी तरह
جانداروں کا جسم مختلف سیلز یعنی خلیات سے مل کر بنتا ہے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ایک خاص آلہ جسے مائکروسکوپ کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹرز اس کے خون کی جانچ کے لیے کہتے ہیں۔ مریض کے خون کی جانچ اسی آلے یعنی مائکروسکوپ میں ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خوردبین میں ہمارے بلڈ سیلز کس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یخلوی جاندار انتہائی باریک ہوتے ہیں۔ عام چیزوں کو جس طرح ہم دیکھ پاتے ہیں یخلوی جانداروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں دیکھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے۔ خوردبین کو انگریزی میں مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر یہ جو آلہ دیکھ رہے ہیں یہی دراصل خوردبین یعنی مائکروسکوپ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ جانداروں کی دنیا کی ابتدا یخلوی پروٹوزوا سے ہوئی۔ اسی یخلوی پروٹوزوا سے کثیر خلوی جاندار پیدا ہوئے۔ کثیر خلوی جاندار آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور اسی عمل سے مختلف قسم کی نباتات اور جانوروں کی پیدائش ہوئی۔ اور اب ہم جانوروں کے ارتقاء کے مختلف مراحل کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جانوروں کے ارتقاء کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا اپنی پشت پر درمیان میں اوپر سے نیچے انگلی پھرائیے۔ آپ کو ہڈیوں سے بنے ہوئے ایک ستون کا احساس ہوگا۔ اس پورے ستون کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں۔ جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بنیاد پر انہیں فقری جاندار اور غیر فقری جاندار کے دو گروہ میں بانٹا جاتا ہے۔ انگریزی میں فقری جاندار کو ورٹیبریٹس اور غیر فقری جاندار کو انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مختلف مثالوں کی مدد سے ہم غیر فقری جاندار کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ غیر فقری جاندار کسے کہتے ہیں؟
ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें गैर फिक्री जानदार कहते हैं। गैर फिक्री जानदारों की उनकी खुसूसियात के मुताबिक जमात बंदी की गई है, मगर उस तफसील में ना जाते हुए अब हम गैर फिक्री जानदारों की मुख्तलिफ मिसालें देखेंगे। आइए देखते हैं वो कौन से जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं अमीबा, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये है केचुआ, इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये गैर फिक्री जानदार हैं। किरम का शुमार भी गैर फिक्री जानदारों में होता है। अक्सर छोटे बच्चे और बड़े भी पेट दर्द की शिकायत करते हैं। इसकी वजह किरम हो सकती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये आंतों में परवरिश पाते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये गैर फिक्री जानदार कहलाते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, पहचाना आपने, ये है घोंगा, ये गैर फिक्री जानदार है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये कौन है? ये हैं केकड़े। इन पर एक सख्त खौल तो हमें दिखाई देता है, मगर केकड़ों में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये भी गैर फिक्री जानदार है। लॉबस्टर, झींगर, स्टारफिश, इनका शुमार भी गैर फिक्री जानदारों में होता है, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये है जेलीफिश। जेलीफिश में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनका शुमार भी गैर फिक्री जानदारों में होता है। और ये है ऑक्टोपस। आप देख सकते हैं ऑक्टोपस के 8 लिम्स हैं। ऑक्टा का मतलब ही होता है 8, और चूंकि ऑक्टोपस के 8 लिम्स होते हैं, इसलिए उसे ऑक्टोपस कहते हैं। इन 8 लिम्स में 2 उसके पैर और 6 उसके बाजू हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए ऑक्टोपस का शुमार भी गैर फिक्री जानदार में होता है। और ये है एंट यानी चूंटी। चूंटी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए इसे गैर फिक्री जानदार के ग्रोह में शामिल किया गया है। और ये है तितली। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं, उनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मकड़ी का शुमार भी गैर फिक्री जानदारों में होता है। वजह आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ठीक, मकड़ियों में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। मकड़ी का शुमार भी गैर फिक्री जानदारों में होता है। वजह आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ठीक, मकड़ियों में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। मकड़ी की ही तरह मक्खियों का शुमार भी गैर फिक्री जानदार में होता है। इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। शहद की मक्खियां भी गैर फिक्री जानदार कहलाती हैं। इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती।
دیکھ رہے ہیں آپ کیسے مختلف پھولوں سے رس چوس کر یہ اس طرح شہد کا چھتا تیار کرتی ہیں. اس شہد کا استعمال غذا اور دوا کے طور پر ہم کرتے ہیں. شہد کی مکھیاں غیر فقری جاندار ہیں. یہ تھے وہ مختلف جاندار جن کا شمار غیر فقری جانداروں میں ہوتا ہے کیونکہ ان میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی. انورٹیبریٹس یعنی غیر فقری جانداروں کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں ورٹیبریٹس یعنی فقری جانداروں کی. فقری جاندار یعنی ایسے جاندار جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. Animals with backbones are called vertebrates. vertebrates یعنی فقری جانداروں کی خصوصیات میں یکسانیت اور فرق کی بنا پر ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے. آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ فقری جانداروں کی جماعت بندی کس طرح کی گئی ہے. سب سے پہلے آبی حیوانات، جل تھلیے، پرندے، رینگنے والے جانور اور پستانیے جانور. تو اس طرح فقری جانداروں کی جماعت بندی کی گئی ہے. ایک بار دہراتے ہیں. آبی حیوانات، جل تھلیے، پرندے، رینگنے والے جانور اور پستانیے جانور. فقری جانداروں کی مختلف اقسام کا مختلف مثالوں کی مدد سے تفصیلی مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے. آج کے سیشن میں عمل ارتقاء میں جانوروں کے ارتقاء کے مراحل کے متعلق جو معلومات ہم نے حاصل کی، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. ارتقاء کا عام مفہوم مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ہے. ارتقاء کا نظریہ پہلی مرتبہ واضح طور پر جس سائنسدان نے پیش کیا وہ سائنسداں چارلس ڈارون ہیں. جاندار اپنے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے جڑے رہنے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت زمانے کے بعد یہ تبدیلی اسی نوع یا قسم کے جانوروں کی اگلی نسل میں موروثی طور پر منتقل ہوتی ہے. اس طرح اصل نوع یا قسم سے کچھ مختلف خصوصیات رکھنے والی ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے. تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ذی حیات کی جو قسمیں بدلتے ہوئے ماحولیات سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں اور جو قسمیں ایسا نہیں کر پاتی وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں. اب ڈائناسور کی مثال لے لیجئے. جانوروں کے ارتقاء کے مراحل میں ہم نے مطالعہ کیا کہ جانداروں کی دنیا کی ابتدا یک خلوی پروٹوزوا سے ہوئی. اسی یک خلوی پروٹوزوا سے کثیر خلوی جاندار پیدا ہوئے. کثیر خلوی جاندار آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور اسی عمل سے مختلف قسم کی نباتات اور جانوروں کی پیدائش ہوئی. جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بنیاد پر انہیں فقری جاندار اور
गैर फिक्री जानदार के दो ग्रोह में बांटा जाता है। अंग्रेजी में फिक्री जानदार को वर्टिब्रेट्स और गैर फिक्री जानदार को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हम गैर फिक्री जानदार के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। गैर फिक्री जानदार किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें गैर फिक्री जानदार कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स यानी गैर फिक्री जानदारों के बाद आइए अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स यानी फिक्री जानदारों की। फिक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। Animals with backbones are called vertebrates. Vertebrates यानी फिक्री जानदारों की खुसूसियात में यकसानियत और फर्क की बिना पर उनकी दर्जाबंदी की जाती है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि फिक्री जानदारों की जमात बंदी किस तरह की गई है। सबसे पहले आबी हैवानात, जलथलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। तो इस तरह फिक्री जानदारों की जमात बंदी की गई है। एक बार दोहराते हैं। आबी हैवानात, जलथलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। आज हमने जानवरों के इर्तिका के मराहिल का मुताला किया। इसमें फिक्री जानदार और गैर फिक्री जानदारों में गैर फिक्री जानदारों के मुतालिक आपने काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की। फिक्री जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम यानी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश और एम्फीबियंस, इनके मुतालिक इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 18 पर मश्क दी हुई है। उसमें पहला सवाल है, खाली जगहें पुर कीजिए। तो आप देख सकते हैं, अलिफ डैश का आम मफ़हूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। बे इर्तिका का नज़रिया सबसे पहले डैश साइंसदान ने पेश किया। ज़रा सोचिए, ये हम पढ़ चुके हैं और यकीनन इन खाली जगहों को पुर करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप इन्हें पुर कर सकते हैं। चलिए साथ साथ हल करते हैं। अलिफ डैश का आम मफ़हूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। इर्तिका का आम मफ़हूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। बे इर्तिका का नज़रिया सबसे पहले डैश साइंसदान ने पेश किया। आप उस साइंसदान का नाम जानते हैं, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इर्तिका का नज़रिया पेश किया। एंड इट्स एक्टिविटी टाइम नाउ। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 18 पर ही ये सरगर्मी दी हुई है। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, मंदरजा ज़ैल ख़याली खाके की
खाली जगहों को पुर कीजिए। ये है वो खाका और इसमें खाली जगहों को पुर करना है। आइए खाके को पढ़ते हैं। जानवरों का इर्तिका। जानदार दो किस्म के होते हैं, हम जानते हैं। पीठ में रीढ़ की हड्डी रखने वाले और पीठ में रीढ़ की हड्डी ना रखने वाले, इन्हें क्या कहते हैं हमने आपको बताया है। तो खाली जगहों पर आपको इनके नाम लिखने हैं। पीठ में रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदार क्या कहलाते हैं? पीठ में रीढ़ की हड्डी ना रखने वाले जानदारों को हम क्या कहते हैं? यहाँ आपको उनके नाम लिखने हैं। नीचे आप देखें तो मिसालें दी हुई हैं। पीठ में रीढ़ की हड्डी ना रखने वाले जानदारों की 2 मिसालें दी हुई हैं, 2 आपको लिखनी हैं। किरम और मच्छर यहाँ दिए हुए हैं खाके में। बाकी 2 ब्लॉक्स जो खाली हैं उनमें आपको पीठ में रीढ़ की हड्डी न रखने वाले जानदारों के नाम लिखने हैं। दूसरी तरफ पीठ में रीढ़ की हड्डी रखने वाले, इनमें आबी हैवानात और रेंगने वाले यहाँ दिया हुआ है। आपको बाकी 2 ब्लॉक्स में मजीद नाम लिखने हैं। तो यकीनन ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इस खाके को पुर कर सकते हैं। इज इट ओके? वेरी गुड। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।